तो बच्चे आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना एक नया मेथड बूलियन अलजेब्रा का, कार्नोफ मैप, या इसको बोलते हैं के मैप या के ग्राफ। बच्चे इसका यूज़ पहले तो देखते हैं कहाँ किया जाता है। पेपर में पूछा जा सकता है कि कार्नोफ मैप कहाँ यूज़ करते हैं। तो बच्चे कार्नोफ मैप हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन हमें दिया होगा तो उसको बिना किसी लॉ की हेल्प से हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं उस एक्सप्रेशन को। जैसे ये सारे बूलियन एक्सप्रेशन है, इनको हम डायरेक्ट कार्नोफ मैप की मदद से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं बिना कोई लॉज की मदद से। जैसे बूलियन में हमने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा था, आइडेंटिटी लॉ पढ़ा था। तो कार्नोफ मैप कहता कोई लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्रेशन को सोल्व करके दे दूंगा। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नाम है, कार्नोफ मैप, के ग्राफ या के मैप। तो बच्चे पेपर में आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा और कहेगा इसका कार्नोफ मैप बनाओ और आंसर रिजल्ट बताओ। तो बच्चे हम दोनों तरीके से करेंगे। हम दिए गए एक्सप्रेशन को बूलियन एक्सप्रेशन के रूल से भी सोल्व करेंगे और कार्नोफ मैप से भी सोल्व करेंगे। दोनों से आंसर सेम आएगा तो ये प्रूव हो जाएगा कि कार्नोफ मैप बिल्कुल सही आंसर देता है बिना कोई लॉज को लगाए। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। अब कार्नोफ मैप है क्या चीज़? बच्चे ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, मतलब किसी भी एक्सप्रेशन जो दिया होगा उसका हम एक ग्राफ बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। तो उसका डायग्राम बनाएंगे बिना बूलियन लॉज का यूज़ किए और उस एक्सप्रेशन को सोल्व कर देंगे। तो उसके लिए कुछ टेक्निक है, वो टेक्निक हमें समझनी है। तो ध्यान से देखो, पहले इसकी डेफिनेशन में तुम लोग क्या लिखोगे? द कार्नोफ मैप मेथड इज़ अ ग्राफिकल टेक्निक। ये जो कार्नोफ मैप है वो एक ग्राफिकल टेक्निक है विच प्रोवाइड्स, जो कि हमें प्रोवाइड करती है अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर। एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन, हम किसी बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कितने वेरिएबल हो सकते हैं? 2, 3 या 4 वेरिएबल। और आगे इस टेक्निक को और भी ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है, पर फिलहाल हम 2, 3 और 4 वेरिएबल से ऊपर काम नहीं करेंगे। उससे ऊपर का प्रोसीजर थोड़ा लेंथी होता है, तो वो आपके पास है भी नहीं सिलेबस में। तो बच्चे आपको 2, 3 और 4 वेरिएबल तक के लिए कार्नोफ मैप डिज़ाइन करना आना चाहिए। तो 2 वेरिएबल के लिए अलग पिक्चर होगी, 3 के लिए अलग और 4 के लिए अलग। कुछ प्रोसीजर है, किस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे चीज़ें, किस तरीके से आउटपुट मिलेगा, वो सब हम कुछ डायग्राम्स देखेंगे तभी बात समझ आएगी। तो आप बिल्कुल भी ये मत समझना कि एक क्वेश्चन करने से आपको किसी भी एक्सप्रेशन का कार्नोफ मैप बनाना आ जाएगा। कम से कम हम 3 से 4 एग्जाम्पल करेंगे तो पूरी बात क्लियर होगी। हालांकि मैंने एक शॉर्ट अलग से काम बनाया है जिससे आप कार्नोफ मैप आसानी से समझ पाओ, पर फिर भी जब तक हम 2 से 3 इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स नहीं कर लेते तब तक बात नहीं बनेगी। अब सबसे पहले इसके मेथड के बारे में देखते हैं। तो इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, सेक्शन सी में भी देखा जा सकता है बच्चे, तो ध्यान से समझेंगे हम। तो इसका मेथड क्या है? इट इज़ अ डायग्राम। ये एक डायग्राम टेक्निक है मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ स्क्वेयर्स। और इसमें जो डायग्राम बनेगा उसमें हम कुछ स्क्वेयर्स बनाएंगे। अब वो स्क्वेयर्स कितने होंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। तो इफ़ द एक्सप्रेशन कंटेन n वेरिएबल, हमें जो बूलियन एक्सप्रेशन दे रखा है अगर उसके अंदर n वेरिएबल है तो जो मैप के अंदर स्क्वेयर्स बनेंगे वो 2 की पावर n बनेंगे। अब मान लो हमारे पास 2 वेरिएबल है तो बच्चे 2 की पावर 2 यानी 4 स्क्वेयर्स बनाएंगे। तो वो 4 स्क्वेयर्स किस तरीके से बनाने हैं वो बताऊंगा मैं अभी। 3 वेरिएबल है तो 8 स्क्वेयर, 4 वेरिएबल है तो 16 स्क्वेयर। बस उससे ज़्यादा वेरिएबल के लिए तो हम काम नहीं करेंगे। फिर ईच स्क्वेयर रिप्रेजेंट अ मिन टर्म। जो स्क्वेयर हमने बनाए हैं वो एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चे अगर कोई बच्चा डायरेक्ट ये वीडियो देख रहा है तो उससे पहले वो कल वाली वीडियो जरूर देखे जिसमें मैंने मिन टर्म और मैक्स टर्म बताए थे आपको। मिन टर्म किसको बोलते हैं? मिनिमम वाली मल्टीप्लाई वाली टर्म्स को। तो बच्चे हमें मिनिमम टर्म, मैक्स टर्म का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होगा कार्नोफ मैप में। तो हमें मिन टर्म मल्टीप्लाई वाली टर्म्स को कहते हैं। तो वो जो स्क्वेयर्स हमने बनाए हैं वो एक मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आगे देखें, ये बच्चे 1 के पैरों में s है, अगर आपके 5 लिखा हुआ दिख रहा है तो उसको s बना लो। तो वंस आर रिटन इन द कोरस्पॉन्डिंग स्क्वेयर। हम स्क्वेयर के अंदर 1 कब लिखेंगे? फॉर मिनिमम टर्म प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। अगर मिन टर्म जो है वो प्रेजेंट है एक्सप्रेशन के अंदर, हमें जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया होगा उसके अंदर जो टर्म्स आ रही हैं अगर वो प्रेजेंट है तो हम मिन टर्म उस स्क्वेयर के अंदर 1 लिख देंगे। अभी बात समझ नहीं आएगी, जैसे ही पहला क्वेश्चन करूंगा ये 1 के बारे में समझ आ जाएगा कि स्क्वेयर के अंदर 1 कहाँ लिखना है और कहाँ नहीं लिखना। एंड जीरोज, बच्चे ये भी अगर 0, 5 दिख रहा है तो उसको 0 s लगा लो पैरों में, तो ये जीरोज को बता रहा है। जीरोज आर रिटन इन दी स्क्वेयर
उन स्क्वायर में हम जीरो लिखेंगे विच कोरस्पॉन्डिंग टू द मिन टर्म नॉट प्रेजेंट इन द एक्सप्रेशन। जो मिन टर्म एक्सप्रेशन में प्रेजेंट नहीं होंगी उनके लिए जीरोज, और जो मिन टर्म एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होगी उनके लिए स्क्वायर में वन लिखेंगे। तो स्क्वायर में बेसिकली हमें वन और जीरोज लिखने हैं। तो ये बात समझ तभी आएगी जब पहला एग्जाम्पल बुलाएंगे। तो थोड़ी सी ये थ्योरी लिख कर आओगे पेपर के अंदर। वंस द मैप इज फिल्ड, अगर हमने वंस और जीरो ये फिल कर लिया है, तो वंस द मैप इज फिल्ड विद जीरोज एंड वन, द कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्रेशन फॉर द आउटपुट। बच्चे जितने भी वंस की पेयरिंग होगी वो हमें आउटपुट देंगे, और जितने भी एक्सप्रेशन वन के रूप में अलग अलग पेयरिंग होगी उन सबको जोड़ देंगे। तो आउटपुट निकालने का तरीका क्या है, जितने भी वंस होंगे उनको हमें सेलेक्ट करना है, जितने भी वंस होंगे उनको सेलेक्ट करना है और फिर उनको आपस में कनेक्ट कर देना है। तो वो हमें क्या देंगे, आउटपुट। अब मैंने आपको बोला है कि आपको ये थ्योरी बिल्कुल भी अभी समझ नहीं आएगी। जैसे ही मैं पहला एग्जाम्पल बुलाऊंगा, दो चार एग्जाम्पल करवाऊंगा, तब जाकर वंस कहाँ लिखते हैं, जीरोस कहाँ लिखते हैं, डायग्राम में टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे, आउटपुट के लिए हमेशा वन को सिलेक्ट करना है, फिर वो वन सेलेक्ट कैसे करते हैं वो भी मेन बात है। और ये नोट्स में तुम्हारे नहीं लिखा हुआ, ये लाइन तुम लिख लो अपनी तरफ से। यदि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो, यानी अगर कोई भी वन सेलेक्ट नहीं हो रहा हो, तो गिवन क्वेश्चन ही आंसर होगा। तो जो बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है यानी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वही हमारा आंसर है। अदरवाइज कार्नो मैप हमें उस एक्सप्रेशन को सोल्व करने की टेक्निक बताता है। तो बच्चे अब पेयरिंग कैसे करनी है, वन को सिलेक्ट कैसे करना है, तो उसके लिए अपने पास डिफरेंट डिफरेंट केस बनेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं, तो मैंने इसीलिए एक अलग से पेज पे बनाया। तो ये नोट्स में नहीं है, अगर आप हल्का सा रफली कहीं भी नोट करना चाहें तो इस तरीके से नोट कर सकते हो। बच्चे हम या तो वंस को पेयर के रूप में सिलेक्ट करेंगे। पेयर के रूप में जैसे मान लो ये दोनों वन इकट्ठे हैं तो उसको ऐसे सिलेक्ट कर लिया। एक ही वन को दो से ज़्यादा बार या तीन बार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ये वाले वन थे तो हमने इस तरीके से पेयरिंग सेलेक्ट की। पेयर का मतलब दो दो वन के पेयर बना दिए। तो दो दो वन के पेयर, इस तरीके से आप वन को सिलेक्ट कर सकते हो सकता है क्वाड में वन मिले, यानी चार वन एक साथ यूँ मिल जाए, तो इसको भी यूँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पेयरिंग हमेशा सेलेक्ट होगी या तो दो वंस या चार वंस या आठ वन, इस तरीके से। अब मान लो अपने किसी डायग्राम के अंदर वन यहाँ और यहाँ है, तो या तो आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। ये एक सिलेंडर की शेप बन रही है, एक किस्म से ये यहाँ से हुआ और ये यहाँ से हुआ। तो सोचो ये वाली पोर्शन अगर इसके साथ जोड़ दूँ तो ये यही पेयर वाला बन गया ना, वन वन। तो बच्चे इस तरीके से भी वन को सिलेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, इसमें तुम कहोगे कि सर दो दो वाले भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ये वाले वन यूं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो यही डायग्राम मैंने यहाँ बनाया, तो बिल्कुल ऐसे दो दो वाली पेयरिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो, यानी दो दो वाली होगी या चार चार वाली होगी। अब मैंने ये वाला यूं बनाया, इसका मतलब मैंने चारों वन सेलेक्ट कर लिए, यानी क्वाड के रूप में सेलेक्ट किया है। तो इसमें दो तरीके की मैपिंग्स की जा सकती है, ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो और इस वाले में ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर दो नहीं बन रहे, चार नहीं बन रहे, सीधा आठ वन एक साथ दिख रहे हैं तो वो ऑक्टेट है। ऑक्टेट का मतलब आठ वन, उनको एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तीन पाँच ऐसे वन सिलेक्ट नहीं हो सकते। वन को या तो टू की पेयरिंग में सिलेक्ट करोगे, या फोर की पेयरिंग में सिलेक्ट करोगे, या एट की पेयरिंग में सिलेक्ट करोगे। या मान लो आपके पास कोई डायग्राम ऐसा बना हुआ है, इसमें वन वन ऐसे ऐसे है। अब आप चाहे तो वन वन ऐसे सिलेक्ट कर सकते थे, और चाहे आप इस तरीके से वन को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मान लो एक केस और बनाता हूँ, जैसे ऐसा कुछ बन जाए। अब ये चारों कोने पे है, तो बच्चे आप इस तरीके से पेयरिंग कर सकते हो। ये दो वन की पेयरिंग हो गई, मतलब ये समझ लो ये वाला पूरा उठा के इधर ले जाए तो ये यूं बंद शेप बन जाएगी, तो दो वन इकट्ठे आ जाएंगे, समझ रहे हो। ऐसे ही इसको भी यूं सेलेक्ट कर सकते हो, या इस डायग्राम में यूं भी सिलेक्ट कर सकते थे। ये वन और ये वन यूं सेलेक्ट कर लो, और ये वन और ये वन यूं सेलेक्ट कर लो। तो पेयरिंग करने के कई तरीके हैं, पर पेयरिंग होएगी किस में, या तो दो वन सेलेक्ट किए जाएंगे या चार या आठ। ऐसे नहीं होगा कि तीन वन सेलेक्ट कर लें हम, जैसे आपको यूं तीन सेलेक्ट कर लो, ऐसी पेयरिंग नहीं है। यानी पेयरिंग इवन नंबर्स में है। इवन में मतलब सिक्स भी नहीं, इवन नहीं, टू की टू पावर के फॉर्म में। तो टू की टू, टू की टू फोर, टू की थ्री एट, टू की फोर 16, इस पेयरिंग में ही हम वन को सिलेक्ट कर पाएंगे। अब ये वन आएंगे कहाँ से, जीरोज़ कहाँ से आएंगे, तो थोड़ी सी हमने थ्योरी पढ़ी है, वो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं, अगर हमारे पास किसी बूलियन एक्सप्रेशन में सिर्फ दो वेरिएबल हो। अब उसने क्या फॉर्मूला बताया है, कार्नो मैप ने बताया है, ये जो स्क्वायर बनेंगे वो टू की पावर n की फॉर्म में बनेंगे। अगर दो वेरिएबल है तो टू की टू कितना होगा, फोर। तो टोटल चार स्क्वायर बनाएंगे। चार स्क्वायर के लिए ये डायग्राम होगा।
तो अब थोड़ी थोड़ी बातें समझ आने लग जाएगी। अच्छा 2 की 3 होगा तो टोटल 8 स्क्वायर बनेंगे। तो 8 स्क्वायर आपको ऐसे बनाने हैं, 4 ये, इस तरीके से लाइन लगानी है। यहाँ पर वेरिएबल्स अभी लिखेंगे। अच्छा 2 वेरिएबल है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, जैसे ए और बी, और नाम क्या, या इनको आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो, इधर बी और इधर ए। अच्छा इधर लिखोगे ए डैश, इधर लिखोगे ए, इधर लिखोगे बी डैश और इधर लिखोगे बी। तो मैं सारी बातें अभी समझा रहा हूँ। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2 वेरिएबल हो तो आपको कार्नो मैप में क्या क्या हेडिंग लगानी है, 3 हो तो क्या लगानी है, और 4 हो तो क्या हेडिंग लगानी है। तो ये बातें नोट्स में तो सीधा क्वेश्चन किए हुए हैं। अगर आप हल्का सा लिखना चाहते हो ये रफ सी थ्योरी, जिससे आपको बाद में आर्टिकल समझने में दिक्कत ना आए, तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज वीडियोज़ ऑनलाइन रहेगी कंटिन्यू, तो आप लोग कभी भी वीडियो चलाकर देख पाएंगे। तो सबसे पहले मान लो अगर क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स हैं, अगर अपने पास 2 वेरिएबल हैं क्वेश्चन के अंदर, तो कार्नो मैप कहता है जो नंबर ऑफ स्क्वेयर्स होंगे वो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वेयर्स। तो हम क्वेश्चन में जो कार्नो मैप बनाएंगे वो 4 स्क्वेयर का बनाएंगे। अब 4 स्क्वेयर हमेशा कैसे बनाने हैं वो ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो बच्चे 4 स्क्वेयर्स बनाने के लिए हम हमेशा इस तरीके से 4 स्क्वेयर बनाएंगे, और ये जो लाइन लगाते हैं इसके इस तरफ और इस तरफ वेरिएबल्स लिखेंगे। तो आप ए और बी, 2 वेरिएबल है मान लो बूलियन एक्सप्रेशन में, अगर वेरिएबल का नाम स्मॉल है स्मॉल बी है तो उस हिसाब से लिख देना। अब ये तो लाइन के इस तरफ और इस तरफ लिख दिया, मतलब लाइन के इस तरफ वाली तरफ में ए वाली वैल्यूज़ डालेंगे और इस तरफ बी वाली वैल्यूज़। तो बच्चे इस पहले वाले स्क्वायर के इधर कोरस्पॉन्डिंग लिखा ए डैश, और इधर लिखेंगे ए। तो पहले उस वाले वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट और फिर वो सिंपल, ऐसे इधर भी उसका कॉम्प्लीमेंट पहले और फिर सिंपल। अब अगर फिलिंग इन द ब्लैंक्स मतलब ये बॉक्सेस पूरे करें, तो बच्चे ए डैश बी डैश। तो 2 वेरिएबल के लिए हमेशा कार्नो मैप इतना ही बनेगा, ए डैश बी, फिर ए इंटू बी डैश, फिर ए इंटू बी। तो ये बन गया बच्चे 2 वेरिएबल के लिए कार्नो मैप। ऐसे अगर अपने बात करें बच्चे 3 वेरिएबल्स के लिए, तो ये हेडिंग्स याद रखनी है कि इस तरीके से ही हम 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के बनाएंगे। अब 3 वेरिएबल के लिए 2 की पावर n, तो 2 की 3 मतलब 8 स्क्वेयर्स बनेंगे। अब 8 स्क्वेयर्स बनेंगे तो उसके बनाने की रिप्रेजेंटेशन फिक्स है, आप 8 स्क्वेयर्स जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे बच्चे। तो कुछ कुछ बातें हम समझ आने लग जाएगी, और जैसे जैसे हम 2-3 एग्जाम्पल करेंगे आपको पूरे कार्नो मैप बनाने आ जाएंगे अच्छे से, और उनको सोल्व करना आ जाएगा। तो बच्चे 8 स्क्वायर हमेशा आपको ऐसे बनाने होंगे। अब 8 स्क्वायर बनाने होंगे तो 3 वेरिएबल है, तो मान लो 3 वेरिएबल्स के नाम है ए बी और सी। तो इस बार अब अपने पेयरिंग जो है वो कैसे करेंगे, तो मैं नोट्स के अकॉर्डिंग कराया था, हालांकि नामों को ऊपर नीचे भी चेंज कर सकते हो, पर अपने बिल्कुल एग्जैक्टली बुक के नोट्स के हिसाब से ही कर लेते हैं। तो बच्चे जब 3 वेरिएबल होंगे तो ए बी तो लिखोगे आप ऊपर और सी लिखोगे नीचे, इस तरीके से, हालांकि उल्टा भी कर सकते हो। तो बच्चे ये बात ध्यान रखेंगे। अब इन बॉक्सेस के ऊपर क्या लिखेंगे, बच्चे लाइन के ऊपर ए बी है, मतलब इधर ऊपर की तरफ ए बी का अरेंजमेंट होगा। अब ए बी का अरेंजमेंट क्या करोगे, सबसे पहले तो दोनों ही डैश, ए डैश बी डैश, फिर बी वाले यानी सेकंड वाले का डैश हटा दो तो ए डैश बी, अब पहले वाले का भी डैश हटा दो तो ए बी, अब दूसरे वाले पे डैश लगा दो तो ए बी डैश। इस तरीके से आपको इनकी नंबरिंग करनी होगी, इनको आगे पीछे नहीं करना, इनको इसी क्रम में रखना है। ऐसे सी की पेयरिंग करें तो बच्चे इधर सी डैश और इधर सिंपल सी, इस तरीके से रहेगी आपकी 3 वेरिएबल के लिए कार्नो मैप की पिक्चर। तो कार्नो मैप क्या था, एक ग्राफ था, ये सारे हम ग्राफ ही बना रहे हैं। अब इनके भी फिलिंग इन द ब्लैंक्स भरते हैं। तो ए डैश बी डैश का सी डैश से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा ए डैश बी डैश सी डैश। इस सी डैश का हिस्सा करेंगे तो ए डैश बी सी डैश, इस सी डैश का हिस्सा करेंगे तो ए बी सी डैश, फिर सी डैश का हिस्सा करेंगे तो ए बी डैश सी डैश। ऐसे सी का हिस्से करेंगे तो ए डैश बी डैश सी का हिस्से करेंगे तो ए डैश बी सी का हिस्से करेंगे तो ए बी सी, और सी का हिस्से करेंगे तो ए बी डैश सी। तो इस तरीके से रहेगी बच्चे 3 वेरिएबल्स के कार्नो मैप की पिक्चर। लास्ट है 4 वेरिएबल, उसके बाद तो बस हमें वंस और जीरो कैसे लिखने हैं वो देखेंगे। तो बच्चे आधी से ज़्यादा टेक्निक सीख चुके हो, बहुत इजी प्रोसीजर है, 3-4 एग्जाम्पल करेंगे पूरी थ्योरी अच्छे से समझ जाओगे। अब 4 वेरिएबल्स हों तो फॉर्मूला वही 2 की पावर n, 2 की पावर 4, यानी कितने स्क्वेयर्स बनेंगे 16 स्क्वेयर। और जब भी 16 स्क्वेयर होंगे तो डायग्राम बनाने का जो तरीका रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, आप इस तरीके से कार्नो मैप डिज़ाइन करेंगे 16 स्क्वेयर्स का। तो 4 रो और 4 कॉलम बनाएंगे, 1 2
3, ये 4 डिवाइडेशन हो गया। ऐसे 1 2 3। अब इन सब में फिलिंग इन द ब्लैंक्स बनना है। अब इसमें जो फिलिंग इन द ब्लैंक्स 4 वेरिएबल बढ़ेंगे तो मैं नोट्स के अकॉर्डिंग ही लिख देता हूँ नाम ही, जिससे आपके पास जब अगर ये नोट कर ही रहे हो तो पिक्चर उस हिसाब से बन जाए। जैसे 3 में ए बी ऊपर ही था तो 4 में भी ए बी तो ऊपर और सी डी नीचे, यानी ए बी वाली लाइन यहाँ लिखेंगे, सी डी वाली यहाँ। अब जैसे ए बी वाली लिखी थी वैसे यहाँ सी डी वाली लिख देंगे। तो ए बी वाली क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश, फिर ए डैश एज इट इज़, बी का डैश हटा दो, फिर ए का भी डैश हटा दो, फिर बी पे लगा दो, यानी बाद वाले पे लगा दो। ऐसे सी वाले में तो पहले दोनों का डैश, फिर डी वाले का डैश हटा दो, फिर सी वाले का भी डैश हटा दो, फिर डी के ऊपर डैश लगा दो और मल्टीप्लाई कर देना। तो ये चारों टर्म्स आ जाएंगी। तो देखो क्या बनेगी, पहली टर्म ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश, ये बनेगा ए डैश बी सी डैश डी डैश, मतलब सी डैश डी डैश का सबसे मल्टीप्लाई, ए बी सी डैश डी डैश, ए बी डैश सी डैश डी डैश। ऐसे अगला करो, सी डी का इन सबसे करो। तो बच्चे सी डी का इन सबसे करेंगे तो देखो ध्यान से, तो अब थोड़ी वीडियो क्लियर होगी बच्चे। इसका इससे करेंगे तो ए डैश बी डैश सी डैश डी, फिर ए डैश बी सी डैश डी, फिर ए बी सी डैश डी, फिर ए बी डैश सी डैश डी। अब सी डी का सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो ए डैश बी डैश सी डी, यानी ए डैश बी डैश का सी डी से, फिर सी डी का इससे कर दो ए डैश बी सी डी, फिर सी डी का इससे कर दो ए बी सी डी, फिर सी डी का इससे कर दो ए बी डैश सी डी। ऐसे सी डी डैश का सबसे कर दो तो ये बनेगा ए डैश बी डैश सी डी डैश, फिर सी डी डैश का इससे कर दो तो ए डैश बी सी डी डैश, फिर सी डी डैश का इससे कर दो तो ए बी सी डी डैश, और फिर लास्ट ए बी डैश का उससे कर दो तो ए बी डैश सी डी डैश। तो ये चीज़ें नोट्स में आपके लिखी हुई हैं अलग अलग, दो दो वेरिएबल के लिए अलग, 4 के लिए अलग लिख के दिखाया हुआ है, 3 के लिए अलग। अब इससे ज़्यादा अपने पास कार्नो मैप आना नहीं है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो पहला क्वेश्चन करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन करोगे तब पूरी बात समझ आएगी। तो ये बिल्कुल भी मत समझना ये तो बहुत ईजी है, ईजी बहुत है, पर बिना 1 से 2 क्वेश्चन किए आपको पूरी बातें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं 2 वेरिएबल के लिए आपको कार्नो मैप की हेडिंग बता चुका हूँ, नाम बता चुका हूँ, और इस तरीके से ये 4 एलिमेंट उसमें बन पाएंगे वो बता चुका हूँ। अब पहला क्वेश्चन बुलाते हैं बच्चे, तो मैं नोट्स में नहीं दिखा रहा, मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, नोट्स में से आप बाद में टैली कर लेना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर ए बी डैश प्लस ए डैश बी डैश, वो कह रहा है इस एक्सप्रेशन को कार्नो मैप की हेल्प से सोल्व करो। तो सबसे पहले तो हमने पता लगाया इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, तो आपको ए और बी ही दिख रहा है, सी और डी तो दिख नहीं रहा, तो इसका मतलब 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है तो कार्नो मैप में कितने स्क्वायर्स आएंगे, 4। तो आप यूँ लिख के दिखाओगे हेयर 2 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, और अगर अपने पास क्वेश्चन में 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट है, और अगर 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट है तो आप कहेंगे कार्नो मैप कहता है 2 की पावर n, दैट मीन्स 4 स्क्वायर्स बनेंगे। अब मैं बारी बारी 4 स्क्वायर्स बना के नहीं दिखा रहा, आप पहले ये वाली पिक्चर बना दोगे। तो ये 4 वेरिएबल्स की पिक्चर हो गई, तो मैं नहीं बना रहा क्योंकि अब अपने बना चुके हैं। अब अपने सीधा बात को समझेंगे, पेपर में भी आप सीधा ये जो चीज़ मैं बना रहा हूँ वो डायरेक्ट बना सकते हो। तो आपको माइंड में ये रखना है कि 4 वेरिएबल्स में ये 4 चीज़ें बनेंगी। तो बच्चे इस तरफ लिखेंगे हम ए, इस तरफ लिखेंगे बी, इस तरफ ए डैश और ए, इस तरफ बी डैश और बी। अब थोड़ी थोड़ी थ्योरी समझ में आने लगेगी। हमने क्या कहा था कि 2 वेरिएबल होंगे तो 2 की पावर n से हम जितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स बनेंगे उसका कार्नो मैप बना लेंगे। अब वंस लिखना है जो कि मिन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मिन टर्म प्रेजेंट है एक्सप्रेशन में, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब हमें पता है इधर जो 4 वैल्यूज़ है वो ये वाली हैं, क्योंकि 2 वेरिएबल का कार्नो मैप ये वाला है। तो ए डैश बी डैश इस पहले बॉक्स में है, लिख नहीं रहे हम, ए डैश बी इसमें है, ए बी डैश इसमें है, और ए बी इसमें है। अब पर जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसमें देखो कौन कौन सी टर्म आ रही है, जो यहाँ पर टर्म्स ये मिन टर्म ही तो है, देखो मल्टीप्लाई में तो है ये सारी। तो जो मल्टीप्लाई वाली टर्म होती है उसको कल याद करो, मैंने मिन टर्म बोला था। तो ए बी डैश इस 2 वेरिएबल वाले में देखो ए बी डैश कहाँ है बच्चे, ए बी डैश ये रहा, ये वाला ए बी डैश है, और वो वाली मिन टर्म यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जहाँ पर प्रेजेंट है मिन टर्म एक्सप्रेशन में वहाँ लिखेंगे 1। तो ये वाले खाने में 1 इसलिए लिखा क्योंकि इस वाले खाने का नाम था ए बी डैश, और जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें ए बी डैश प्रेजेंट है, यानी वो वाली मिन टर्म प्रेजेंट है। अगर आपकी मिन टर्म एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है तो उस वाले बॉक्स की जगह आप 1 लिखोगे, तो मैंने 1 लिख दिया। ऐसे ही ए डैश बी डैश,
बचे ए डैश बी डैश ये वाला मिन टर्म है, तो क्योंकि ये वाला मिन टर्म इसमें प्रेजेंट है डायग्राम में, तो आप इसकी जगह भी 1 लिखोगे। अच्छा, कहीं भी आपको एक्सप्रेशन में दिख रहा है ए डैश बी? नहीं। कहीं भी दिख रहा है आपको एक्सप्रेशन में ए बी? नहीं। तो जो एक्सप्रेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है मिन टर्म, उनकी जगह कार्नो मैप में आप 0 लिखेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको 1 और 0 तो ये थ्योरी थोड़ी सी समझ आई होगी। तो जो मैंने पहली थ्योरी में लाइन लिखवाई हुई है कि 1 कहाँ लिखना है, 0 कहाँ लिखना है, तो देखो सबसे पहले तो आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स देखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग 2 की पावर n स्क्वेयर्स बना दोगे। फिर ई स्क्वेयर रिप्रेजेंट मिन टर्म, हर एक ये स्क्वेयर जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिन टर्म को। फिर वंस उस जगह लिखेंगे, उस स्क्वेयर में लिखेंगे जो मिन टर्म प्रेजेंट है एक्सप्रेशन में, क्योंकि ये वाली मिन टर्म प्रेजेंट है एक्सप्रेशन में और ये वाली मिन टर्म ये वाली है, तो हमने उसकी जगह 1 लिखा। ऐसे ये वाली मिन टर्म जो है वो ये वाली प्रेजेंट है, तो उसकी जगह हमने 1 लिखा। और फिर जीरोस कहाँ लिखना है, जीरोस आर रिटन इन दो स्क्वेयर, जीरो उस स्क्वेयर में लिखना है जो मिन टर्म एक्सप्रेशन में प्रेजेंट्स नहीं है। तो हमारी ये वाली मिन टर्म ए बी और ए डैश बी इस एक्सप्रेशन में प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी जगह हमने यहाँ पर फिर वैल्यू क्या रखी, 0। फिर वो कहता है आफ्टर फिलिंग द 1 और 0 आपका कार्नो मैप बन चुका है। अब आपको वंस को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि आउटपुट आपको हमेशा 1 देगा, और 1 सेलेक्ट करने के लिए पेयरिंग होनी चाहिए, या तो 2 1 सेलेक्ट होंगे, या 4 1 या 8 1। अब इसमें 2 1 दिख रहे हैं और बिल्कुल आपको दिख रहा है कि पेयरिंग सिर्फ इस तरीके से ही की जा सकती है, तो हमने इस तरीके से पेयरिंग कर दी। तो 2 1 सेलेक्ट होंगे, या 4 होंगे, या 8 होंगे, तो ये कार्नो मैप में 1 सेलेक्ट हो गया। अब आउटपुट लिखते कैसे हैं, तो हमने साइड में लिखा आउटपुट। अब देखो आउटपुट कैसे लिखेंगे इसका। वैसे इसका अगर आउटपुट लिखना है अपने को, तो आप देखें सबसे पहले ये वाले दोनों 1 पूरे बी डैश के अंदर प्रेजेंट है, यानी बी डैश वाले कॉलम के अंदर ये दोनों 1 आ रहे हैं, तो आंसर में बी डैश तो आएगा ही आएगा। अच्छा, ये वाला 1 अगर ए डैश वाला कॉलम लेते हैं, तो देखो ध्यान से, अब ये वाला ए डैश क्या इस 1 को ले पा रहा है क्या, तो बच्चे ये वाला 1 जो है वो ए डैश ले पा रहा है क्या। बच्चे ये दोनों 1, ध्यान से सुनना, ये वाले दोनों 1 बी डैश तो रख रहा है, इसलिए आउटपुट में बी डैश तो आएगा। अब ये वाले दोनों 1 क्या ये ए डैश रख रहा है क्या, नहीं। जो पेयरिंग हमने सेलेक्ट की है वो दोनों 1 ए डैश नहीं रख रहा, और ऐसे ये दोनों 1 ए भी नहीं रख रहा, ए सिर्फ ये वाला 1 रख रहा है और ए डैश सिर्फ ये वाला 1 रख रहा है। पर हमें तो चाहिए ये जो पेयर में हमने 1 सेलेक्ट किए हैं, क्या वो दोनों ए डैश रख रहा है क्या, नहीं। ए डैश सिर्फ ये वाला 1 रख रहा है, ये वाला नहीं रख रहा, तो ए डैश को आंसर में नहीं लेंगे। ऐसे ही ये वाला 1 ए तो रख रहा है, पर ये वाला ए जो है ये वाला 1 नहीं रख रहा, तो पेयर में सेलेक्ट 1, ये वाले ए और ए डैश नहीं रख रहे, पूरे पूरे नहीं रख रहे, एक एक 1 रख रहे हैं, तो नहीं लेंगे। तो बस ये आंसर। अब आप कहोगे ये क्या, ये एक्सप्रेशन का बस आंसर है। बच्चे ये ध्यान से देखो, मैं इसको अब आपकी बूलियन एक्सप्रेशन की टेक्निक से भी सोल्व करके दिखाता हूँ, सेम आंसर आएगा। इसका मतलब कार्नो मैप बिल्कुल सही आंसर देता है, और वो भी बहुत ईजिली। तो देखो ध्यान से, मैं इस एक्सप्रेशन को फिर से बुला रहा हूँ। तो ये अपने सिर्फ चेक कर रहे हैं कि क्या हमने जो आंसर वेरीफाई किया है, निकाला है, वो सही है भी या नहीं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें अपने बूलियन लॉ से, तो ये अब कार्नो मैप का हिस्सा नहीं है, ये इसको सोल्व करके चेक कर रहे हैं कि कार्नो मैप से जो आंसर आया है वो सही है या नहीं। तो ध्यान से देखो बच्चे, इन दोनों में से बी डैश कॉमन आ रहा है, यानी आप कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो अंदर बचेगा ए प्लस ए डैश, और डॉट में बी डैश बाहर निकल गया, क्योंकि इनके बीच में एक्चुअल में डॉट है। ठीक है बच्चे, लिखा हुआ नहीं दिखता, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि जो चीज़ आपस में यूं दिख रही है वो मल्टीप्लाई में है। ए प्लस ए डैश, बच्चे कॉम्प्लीमेंट लो, ए प्लस ए बार क्या था 1, मैंने कहा था ए डैश को ए बार भी लिख सकते हैं, इनटू बी डैश। तो रीज़न लिखना चाहो तो लिख सकते हो बाय कॉम्प्लीमेंट लो, सी एल का मतलब कॉम्प्लीमेंट लो। फिर एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी, एलिमेंट, तो आइडेंटिटी लो से 1 इंटू बी डैश क्या हो गया, बी डैश। देख लो मेरा भी आउटपुट बी डैश आया था, और आपने बूलियन लॉज का यूज़ करके भी जो आंसर निकाला वो बी डैश। तो इसमें हमें रूल्स याद रखने पड़ते हैं कौन कौन से लग रहे हैं, जबकि इसमें सिंपल टेक्निक है कि आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें वेरिएबल गिनो, उसके हिसाब से नंबर ऑफ स्क्वेयर्स बना दो। नंबर ऑफ स्क्वेयर्स बनाने के बाद जो जो मिन टर्म आपकी एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है उसकी जगह 1, अदरवाइज 0। फिर जो 1 है उनको पेयरिंग के रूप में सेलेक्ट करो। फिर ये वाले दोनों 1 बी डैश रख रहा है, इसलिए आंसर में बी डैश तो आएगा। फिर ये वाले दोनों 1 ए डैश नहीं रख रहा, और ये वाले दोनों 1 ए भी नहीं रख रहा, तो आंसर बस इतना ही आएगा। फिर हमने क्रॉस चेक किया, तो इसको बूलियन एक्सप्रेशन के लॉज से सोल्व किया, तो भी आंसर बी डैश। तो ये उसका सिंप्लीफिकेशन करके दिखा दिया कि बूलियन एक्सप्रेशन को लॉज से सोल्व कर रहे हैं तो भी आंसर बी डैश, और कार्नो मैप से कर रहे हैं तो भी आंसर बी डैश।
तो मैं नोट्स में से क्वेश्चन बुलाता जाता हूँ और सॉल्व करता जाता हूँ। तो बच्चे क्योंकि उसमें लिखे हुए में तो डायरेक्ट सेलेक्ट है तो आप समझ नहीं पाओगे ना बातें, इसलिए अपने बना के देख रहे हैं जिससे अपने को सारी बातें समझ में आए। तो बच्चे मैं नोट्स के अकॉर्डिंग थोड़ी सी रीडिंग लास्ट में करवा दूंगा, पहले आप 2 वेरिएबल्स वाले सारे क्वेश्चंस कर लो। अगला क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ बच्चे नोट्स के अंदर, तो एग्जैक्टली सब चीज़ें लिखी हुई हैं, बट अपने यहाँ से डायरेक्ट देख लेंगे तो अपने को ज़्यादा बेटर समझ आएंगी। अब अगला एक्सप्रेशन जो हमें दिया हुआ है बच्चे, वो दिया हुआ है फाइंड कार्नो मैप एंड सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। आपको y बराबर ए बी डैश ए डैश बी प्लस ए डैश बी डैश ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मान लो इसको सोल्व करना है। हमने देखा वेरिएबल तो 2 ही आ रहे हैं, इसका मतलब 2 की पावर 2 यानी 4 स्क्वेयर्स वाला डायग्राम हमने अभी भी रटा ही है, तो ये 4 स्क्वेयर्स वाला डायग्राम बना देते हैं। ये है जी ए, ये है बी, ये है बी डैश, ये है बी, ये है ए डैश और ये है ए। अब मेन टर्म्स हमें याद होने चाहिए। अब अपने डायरेक्ट समझते हैं ना, ए बी डैश वाला खाना देखो कौन सा है, ए बी डैश ये वाला खाना, इसका नाम ए बी डैश है और ए बी डैश एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, इसलिए उसकी जगह क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ 1 आ गया। फिर ए डैश बी, बचे ए डैश और बी, तो ये वाले का नाम ए डैश बी है। आप चेक भी कर सकते हो, जो नाम मैंने अभी भी 2 वेरिएबल्स में लिखवाए थे, तो ए डैश और बी, ए डैश बी प्रेजेंट है इसलिए इसकी वैल्यू भी 1। फिर ए डैश बी डैश, बचे ए डैश बी डैश की बात करूं तो ये वाला खाना ये होगा, तो इसकी वैल्यू भी 1। अच्छा कहीं भी ए बी नहीं दिख रहा और ये ए बी वाला बॉक्स था, तो ये है ही नहीं मिन टर्म एक्सप्रेशन के अंदर, तो वैल्यू क्या लिखेंगे 0। अब 1 मैंने कहा था आपको या तो बाइनरी यानी 2 में या 4 में या 8 में, तो बच्चे अब 2 1 तो दिख रहे हैं। अब 2 1 और ओवरलैप कर सकते हैं, मतलब एक 1 को एक से ज़्यादा बार भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो पेयरिंग होगी वो ये वाला एक तो पेयर बन जाएगा और एक ये। क्वाड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 1 तो है ही नहीं, तो बाइनरी में ही लेना पड़ेगा। तो 2 1 ये सिलेक्ट होंगे, 2 1 ये होंगे। ऐसे नहीं कर सकते, डायगनल में कभी भी 1 को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये बात याद रखना, लिख लो साइड में, डायगनल में कभी भी 1 को सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो बच्चे यही 1 पेयरिंग हो पाएगी। अब इनका आंसर देखते हैं, तो आंसर निकालना सीखना है मेन। 1 भी लिख दोगे इतना कार्नो मैप तो बन जाएगा, पर उससे जो आउटपुट निकालना है वो मेन बात है। अब बच्चे इससे आउटपुट कैसे निकाल रहे हैं, अब आउटपुट देखो 1 कौन कौन से, पहले एक पेयर को उठा लो, दोनों को इकट्ठा मत देखना। अब 2 पेयर है तो आंसर में बीच में प्लस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो लास्ट में एक लाइन लिखी हुई थी कि आउटपुट जो है वो सम ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्म में होगा, यानी जो पेयरिंग है वो तो प्रोडक्ट के रूप में लिखोगे और प्लस करके दूसरे वाले पेयरिंग को लिख दोगे, तो दैट इज इस तरीके से कनेक्शन। तो अब 2 पेयर है तो आप चाहे बीच में पहले ही प्लस लगा दो, तो एक पेयर के लिए ये वाला आंसर लिखेंगे, दूसरे पेयर के लिए इधर आंसर लिखेंगे, दोनों के बीच में प्लस लगा देंगे। अब पहले पेयर के लिए आंसर ढूंढते हैं क्या है। बच्चे पहला पेयर ये वाला है और ये वाले दोनों 1, ए डैश तो रख रहा है तो ए डैश तो आएगा, पर ये वाले दोनों 1 बी डैश नहीं रख रहा और ये वाले दोनों 1 बी भी नहीं रख रहा, क्योंकि बी सिर्फ ये वाला 1 रख रहा है इसमें, इसको नहीं रख रहा, और बी डैश ये वाला 1 रख रहा है, इसको नहीं रख रहा। तो इसका मतलब बस ये वाले पेयरिंग के लिए आंसर सिर्फ आएगा ए डैश, मैंने लिख दिया। अब दूसरे वाला 1, अब दूसरे वाले 1 को सिलेक्ट करने से पहले बीच में प्लस लगा दो। अच्छा ये वाला जो 1 है, ये दोनों 1 बी डैश तो रख रहा है तो बी डैश तो आएगा। अच्छा ये वाले दोनों 1 ए डैश तो नहीं रख रहा और ये वाले दोनों 1 ए भी नहीं रख रहा, तो दैट मीन आंसर सिर्फ इतना आएगा। अब अपने को चेक करना है कि ये आंसर हमने जो निकाल दिया कार्नो मैप से वो सही है या नहीं। तो बच्चे अपने चेक करते हैं, अपने इस एक्सप्रेशन को साइड में बुला लेते हैं। तो ये मैं बूलियन टेक्निक से सोल्व करके दिखा रहा हूँ और दिखाऊंगा कि आंसर बिल्कुल सेम ही आ रहा है। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं जिन 2 टर्म्स को टिक कर रहा हूँ उनमें से कॉमन देखो क्या आ रहा है बच्चे, बी डैश दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा ए प्लस ए डैश, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो होता है और बी डैश आ गया कॉमन। तो जिन 2 को टिक किया उनमें से बी डैश कॉमन, अंदर बच गया ए प्लस ए डैश। अच्छा प्लस का चल रहा है ए डैश भी, उसको अलग से पढ़ा रहने दो। फिर कॉम्प्लीमेंट लो लगा दो, तो जो बोल रहा हूँ वो साइड साइड में लिखते रहना अगर नोट कर रहे हो साथ साथ। तो ए प्लस ए डैश को 1 लिख दिया, डॉट बी डैश प्लस ए डैश बी। फिर बच्चे यहाँ पर मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा दिया। तो ध्यान से पहले तो 1 इंटू बी डैश को लिखना चाहो तो बी डैश लिख लो, तो बच्चे 1 इंटू बी डैश को आप लिख सकते हो बी डैश प्लस ए डैश बी। फिर बच्चे ए प्लस बी डॉट सी, ए प्लस बी डॉट सी डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या कहता है बच्चे, ए प्लस बी, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लो पहले बी डैश का ए डैश से कर दो, तो बी डैश प्लस ए डैश, फिर ये बीच में एक किस्म से डॉट है तो डॉट, फिर बी डैश प्लस बी,
तो बी डैश प्लस बी, एलिमेंट प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट, बाय कॉम्प्लीमेंट लो ए प्लस ए बार क्या होता है 1, तो ये आया बच्चे बी डैश प्लस ए डैश डॉट 1। बच्चे एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट, तो ये बनेगा बी डैश प्लस ए डैश। कॉम्पिटेटिविटी लगो लगा लो अगर तुम, क्योंकि तुमने यहाँ पर पहले ए डैश लिखा है फिर बी डैश लिखा है, तो लगाना चाहो तो लगा देना कॉम्पिटेटिव लो, दैट इज ए डैश प्लस बी डैश, ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है। तो जो आंसर अपनों ने सिंप्लीफिकेशन से इतना टाइम लगा के किया वो आंसर कार्नो मैप ने सेकंडों में दे दिया था। तो बच्चे इस तरीके से आप कार्नो मैप से आंसर निकाल सकते हो, और आगे सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये वाला काम करके दिखाओगे। तो इस तरीके से आपको करके पूरा ही आना है इस तरीके से। बच्चे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बुलाते हैं और समझ बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है ए बी डैश प्लस ए डैश बी, इसमें भी दो ही वेरिएबल है ए और बी, तो 4 वाला स्क्वायर बनेगा डायग्राम। तो अभी तक तो हम 2 वेरिएबल वाले कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे 3 वेरिएबल वाले। तो बच्चे नाम तो याद ही रखने हैं आपको, ये बी है, ये ए है, ये बी डैश बी, ये ए डैश ए। करते हैं बच्चे ए बी डैश। अब यहीं से देखो बारी बारी, हमें वो डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। ए बी डैश ये वाला है, तो इधर आ गया 1। ए डैश बी ये वाला है, तो इधर 1। बाकी कोई टर्म ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला ए डैश भी नहीं 0 होएगा, और ये ए बी 0 होगा। अब बच्चे मैंने तुम्हें कहा था डायगोनल में 1 सेलेक्ट नहीं कर सकते, और 1 2 ही हैं तो बाइनरी ही होने थे, पर डायगोनल में तो सिलेक्ट करने नहीं, इसका मतलब सिलेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। तो जो चीज़ दी हुई है वही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसके आउटपुट में हमें कुछ भी पेयरिंग नहीं मिल रही, तो जो दिया हुआ है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है, उसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। भाई कर क्या रहे हैं हम, कार्नो मैप से किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये वाला तो सिंप्लीफाई होकर सिर्फ ये आंसर दे रहा था, पर ये चीज़ जिस हिसाब से पेयरिंग दिखा रहा है उसके हिसाब से 1 सेलेक्ट हो ही नहीं पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो फिर इसका मतलब यही हमारा सिंप्लीफाई आंसर है। खुद सोच के देखो, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को बुलाऊं तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जो भी है उससे डिफरेंट इसमें है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। यानी बूलियन एक्सप्रेशन को बुलाकर अगर हम इन लॉ की हेल्प से सोल्व करें तो हम अगला स्टेप सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि कहीं कुछ कॉमन आए तो ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं, कुछ करें। बच्चे इसमें कोई भी लॉ नहीं लग पा रहा, तो इसका मतलब ये बस ये सिंप्लीफाई है। तो यही इसका क्या हो गया आउटपुट। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट करके नोट कर लो। कई बार बच्चे ज़बरदस्ती आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, नहीं निकलेगा बच्चे, यही इसका आंसर है, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाएगा। तो कार्नो मैप में कर क्या रहे हैं, जो भी बूलियन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई रिजल्ट में लेकर आ रहे हैं। इसमें हमें डाउट रहता है कि कहाँ तक और सोल्व ना हो जाए, कार्नो मैप डायरेक्ट आंसर ही बता देता है कि बस यही आंसर आएगा, इससे ज़्यादा इस बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो ये थे बच्चे 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन। तो मैं आपको झलकियों में थोड़ा सा दिखाऊं कि कॉपी में आपने कितना काम कर लिया अभी तक। तो बच्चे कार्नो मैप के अंदर अब ये सारे मैंने तुम्हें लिख लिख के दिखाए हैं, तो ये सारी लाइनें तुम्हें जैसे भी लिखनी है वो तुम लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में। तो ये भी 2 वेरिएबल वाला मैंने आपको कॉपी में करवाया। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर अगर डिफरेंट लगे आपको तो आप मेरे वाले उस नोट्स में से देख के कर लेना। तो बच्चे ये वाली 2 वेरिएबल तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं करवा रहा हूँ आपको 3 वेरिएबल वाला कार्नो मैप। साइड में रीज़न दे रखे हैं कि यही सिंप्लीफाई आंसर क्यों है वो सब, तो डायगोनल में लिख लो। डायगोनल में कभी भी 1 को सिलेक्ट नहीं करते, यहाँ पर नोट के रूप में लिख सकते हो, डायगोनल में 1 को सिलेक्ट नहीं करते, 1 को सिलेक्ट नहीं करते। तो यही हमारा सिंप्लीफाई आंसर है। अब बच्चे करते हैं 3 वेरिएबल्स वाले। तो 3 वेरिएबल्स वाले आपके पास नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो ओके बच्चे, थैंक यू।